जेके टायर पे जानना चाह रहे हैं महावीर सिंह जी, और कह रहे हैं कि सर जेके टायर में अभी क्या करना चाहिए। प्रदीप सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी जेके टायर को लेकर के? आज अगर हम देखें तो अच्छा खासा मोमेंटम 416.50, 420 का हाई लगाया है, 419.70 का इंट्राडे हाई के नज़दीक ट्रेड करता हुआ, क्या संभावनाएं हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल जी, जिस तरीके का इंटर टायर पैक में एक रैली आया है, आप देखेंगे बैंक्स एंड टायर में बहुत ही बढ़िया एक मोमेंटम आ रहा है। एंड मुझे लगता है कि जेके टायर को अभी भी लॉन्ग करना चाहिए, कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। जो नेक्स्ट टारगेट होगा ऑलमोस्ट 455 460 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो आज हो सकता है कि एक बार आपको 425 भी आ जाए, लेकिन मैं बोलूंगा कि ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, तो मेक श्योर कोई इंटरडे पोजीशन ना बनाए। यहाँ पे स्विंग ट्रेड सेटअप बन रहा है, इस सेटअप में एक बार 450 460 का एक बार मुझे मुझे लगता है कि टारगेट आना चाहिए। तो डेफिनेटली पोजीशन को कैरी करके जाइए। चलिए ठीक, चलिए अब आगाज़ करते हैं आज के हमारे पहले सेगमेंट का, और जिसमें हम उन तमाम शेयरों पे बातचीत करेंगे, या तो खबरों की वजह से या किसी अन्य कार्य, या तो अपनी तेज़ी की वजह से आज ट्रेंड में बने हुए हैं, गूगल ट्रेंड में, और इसके अलावा जो हमारे चैट बॉक्स पे कमेंट आ रहे हैं उसमें जो भी शेयर ट्रेंड में बनते हुए दिखाई देंगे, यानी सबसे ज़्यादा सवाल जहाँ पे आ रहे हैं उस पर हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करना चाहेंगे गौरांग सर से और बाज़ार के दिग्गज के बारे में। सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजों को ज़रा स्क्रीन पर लेकर के पहले आते हैं और थोड़ा सा आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर में यहाँ पे क्या अब करना चाहिए नतीजों के बाद। नतीजे अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट जो है वो उम्मीदों के इर्द गिर्द रहे हैं। मुनाफा 15.9% बढ़कर के 22,146 करोड़ रुपए। O2C सेगमेंट का जो रेवेन्यू है वो काफ़ी अच्छा रहा है और ये 1.61 लाख करोड़ के आसपास रहा है। उत्पादन क्षमता में जो है वो काफ़ी जो है करीब 20.8 मिलियन टन रही है अब तक की सबसे अधिक। एबिटा जो है उसमें 21% की ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो RIL के नतीजे सर अगर अभी पढ़ें तो अगले एक साल के लिए आप क्या सलाह देंगे RIL पे, जो लोग पहले से निवेशित हैं, जो अभी निवेश करना चाह रहे हैं? ख़ासतौर से टेलीकॉम कारोबार में भी हमने देखा कि आरपू वगैरह अच्छे दिखाई दिए हैं। क्या सलाह रहेगी सर? काफी लंबे समय से हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर साझा नजरिया, सकारात्मक नजरिया रखा हुआ है काफी लंबे समय से, और वो आज के तारीख में भी है। निवेश है तो बने रहे। जो भी आंकड़े आए, जो अनुमान था उससे बेहतर थे, चाहे वो ऑयल टू केमिकल्स हो, रिटेल हो, डिजिटल हो, या फिर जियो मोबिलिटी। 208 के आसपास के आरपूस की उम्मीद थी, 211 के पार आरपूस आए हैं, और हमारा अनुमान ये कहता है कि इस वर्ष के अंत तक शायद आपको एक और इजाफा सेल्यूलर टैरिफ में आता हुआ दिखेगा, और ऊपर के तरफ के दायरे आरपूस में बन सकते हैं। योगदान चौतरफा बैलेंस शीट पर आ रहा है। न्यू एज बिजनेस, न्यू एनर्जी बिजनेस में भी मेरे ख्याल से ठीक ठाक रणनीति और कदम आगे बढ़ा रहे। एक साल का नजरिया मेरे ख्याल से अनुकूल नहीं होगा विपुल जी, क्योंकि जिस तरह की रिलायंस है कंपनी, बहुत फैला हुआ और बहुत बड़े बड़े कारोबार है। तो थोड़ा बहुत लंबा नजरिया रखें, 1.5-2 साल का, जिससे आपके निवेश की गई पूंजी के ऊपर आपको एक अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। फिलहाल निवेश है तो बने रहे। निवेशक हैं तो बने रहें, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आई है। अगला ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो है, क्योंकि बैंकों पे काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। एक बैंक जिसने कि आज थोड़ा सा प्रेशर लगातार बनाया हुआ है वो है ICICI बैंक। प्रदीप सर ज़रा देखिए ICICI बैंक पे आपकी टिप्पणी यहाँ पर क्या निकल के आ रही है। आज करीब 2.25% नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ 1405 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। बैंकिंग इंडेक्स थोड़ा अगर हल्का हुआ है तो इस पर बड़ा योगदान ICICI बैंक का, क्योंकि वेटेज है। प्रॉफिट में अगर हम देखें तो 5% की ग्रोथ रही है। NII करीब 7.4% बढ़ा है। क्या टिप्पणी रहेगी सर? अभी क्या ये गिरावट पे खरीद सकते हैं या कुछ चिंताएं दिखाई दे रही हैं चार्ट्स और फंडामेंटल्स को देखते हुए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी ICICI बैंक पे? अभी मुझे ट्रेंड देखिए अभी भी पॉजिटिव है। अगर इसका जो वीकली चार्ट देखा जाए तो 2021 से लगातार ये ऊपर ही आ रहा है। अभी भी ट्रेंड खराब नहीं है। रिजल्ट का प्रेशर, बस सेंटीमेंट थोड़ा खराब हुआ है। मुझे लगता है कि 1405 के आसपास का जो प्राइस है ना, यहाँ से और 50-60 पॉइंट करेक्शंस पॉसिबल है। तो मान लीजिए 1340, 1350, 1340, 1350 कभी भी आता है तो उस डीप में आपको एक बार एक्यूमुलेट करके जाना है। लेकिन यहाँ से भी फ्रेश 50 पॉइंट नीचे आना पॉसिबिलिटीज लग रहा है। लेकिन इनके पास होल्डिंग है, आप बने रहिए।
एक बार नीचे आते तो आप एवरेज भी करके जाइए। ठीक। चूंकि बैंकों का जिक्र छिड़ा है तो एक बैंक और गौरांग सर से पूछ लेते हैं, और वो है HDFC बैंक। काफ़ी नतीजों के बाद जो है हम देख रहे हैं काफ़ी धुआंधार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा हल्का हुआ है, 1% पौने % के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। सर, नतीजे ठीक रहे, नतीजे अच्छे रहे। प्रॉफिट में हम देख रहे हैं डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है पिछले साल के मुकाबले। NII भी करीब पौने 5% के आसपास बढ़ा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? देखिए, पूरे वित्तीय क्षेत्र में हमें लग रहा है कि केवल मात्र दूसरी तिमाही में नहीं, लेकिन आने वाले समय में भी जो बाकी अन्य तिमाही नतीजे हैं, तीसरे, चौथे और आने वाले वित्तीय वर्ष के, यहाँ पर वित्तीय क्षेत्र मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकता है आंकड़ों के आधार पर। जहां पर निजी क्षेत्र की बैंक, खास करके सरकारी खेमे की कुछ बैंकें हैं और मजबूत NBFCs, ये तीनों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण और ऊपर की तरफ आएगा। निजी क्षेत्र की दिग्गज बैंक HDFC बैंक काफी लंबे समय से यहाँ पर भी हमारी खरीदारी की राय रही है, तो निवेश है तो बने रहे, नहीं है तो शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाइए। सर को 10:30 पर जाना है, तो जाने से पहले गौरांग सर का हम जानना चाहेंगे कि दिवाली धमाका शेयर कौन सा है। तो सबसे पहले जो है शुरुआत करते हैं दिवाली धमाका शेयर। अगला एक और बैंक लेकर के आते हैं और वो है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक पे आपकी राय जानना चाहेंगे कि अभी क्या रहेगी, यहाँ पर क्या संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं। 7.5% ऊपर और 228 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। धुआंधार रफ्तार फेडरल बैंक के अंदर बनी हुई है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? बिल्कुल जी, देखिए जिस तरीके का रैली यहाँ पे हो रहा है, मुझे लगता है कि कंटिन्यू होना चाहिए। 245 250 उससे पहले रुकेगा नहीं, तो डेफिनेटली पोजीशन को होल्ड पे रखिए और बने रहिए। सिंपल। अब फ्रेश बाय भी करना है करके जाइए, लेकिन अभी 7-8% ऊपर है। मेक श्योर थोड़ा हाई रिस्क की जोन भी हो रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन जिस तरीके से ओवरऑल आप देखेंगे, फेडरल बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, RBL बैंक ऊपर जा रहा है, तो मुझे लगता है कि एक थीम है ओवरऑल, इसमें एक एक्शन है और ये कंटिन्यू होना चाहिए अभी भी। चलिए, अभी कुछ खरीदारी की संभावना है या फिर अब मतलब थोड़ा सा वेट कर सकें? सर, हमारे मेंबर्स को कॉल दे दिया था सुबह, तो इसलिए अभी नहीं देना चाहता, अब ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। चलिए, चलिए, और इस सब के बीच में चलते हैं अगले कॉल के अगले शेयर के बारे में। अच्छा सर, अगर बेस तेजी में जो है वो अगर आपको कोई ब्रेकआउट वाले शेयर अगर दिखाई दें तो आप संकोच मत कीजिएगा। बाकी तो कल हमारा जो विशेष सेगमेंट होना है उसके लिए तो जो है तैयारी आपकी होगी मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए, वहाँ तो आपसे बातचीत होगी मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए भी ज़रा अगर टी स्प्लिट हो तो बीच में एक बार दिखा दीजिएगा, ताकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि दिवाली के तो हम लोग बहुत लोग नॉर्थ में आज मना रहे हैं, लेकिन शेयर बाज़ार कल दिवाली मना रहा है। तो मुहूर्त ट्रेडिंग जो है वो सुबह 1:15 बजे, दोपहर 1:15 बजे से हम लोग भी आपके साथ बने रहेंगे। प्रदीप हल्दर जी रहेंगे, रचित खंडलवाल जी रहेंगे, और दोपहर 1:15 बजे से हम 2:45 बजे तक लगातार, जब तक आप कहेंगे हम जुड़े रहेंगे, बाज़ार का विश्लेषण करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि क्या अभी मौका यहाँ पर देखने पे कहाँ पे मौके निकल के आ रहे हैं। तो दोनों हमारे धुरंधर जो है वो मौजूद रहेंगे आपके साथ मंगलवार के दिन, आपकी दिवाली को और बेहतर और शानदार और मुनाफे वाली बनाने के लिए। चलिए, अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं प्रदीप सर के पास। और सर, जरा डिक्सन के ऊपर आपकी राय जानना चाहेंगे। डिक्सन आज एक और कॉल देना चाहता हूँ सर। सारे बैंक भाग रहा है, लेकिन अभी बैंक ऑफ इंडिया भागा नहीं है, डे हाई पे आ चुका है। तो करेंट जोन से बैंक ऑफ इंडिया बाई करने का सलाह रहेगा। अभी 127.43 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि बैंक ऑफ इंडिया आप करेंट जोन से बाई करके जाइए। थोड़ा बैंक ऑफ इंडिया में स्लो मूवमेंट रहता है, तो स्टॉप लॉस भी एंड टारगेट भी थोड़ा छोटा छोटा रहेगा। पहला टारगेट रहेगा 129 एंड सेकंड टारगेट रहेगा मेरा यहाँ पे 134। 129 एंड 134 बैंक ऑफ इंडिया में मैक्सिमम आप 5 से 6 दिन के एक व्यू पॉइंट से बाई करके जाइए। एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके आपको जाना पड़ेगा 120 के आसपास। अब 120 पे स्टॉप लॉस इसलिए लगाने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 120 पे एक स्टॉप लॉस लगाइए। 129 134 एंड अबव, मतलब इसका जो अभी टारगेट निकल के आ रहा है विपुल जी, अगर किसी के पास 15-20 दिन टाइम है
तो एक्चुअल में इसका टारगेट होगा 145 150 जाने के लिए रेडी है, लेकिन मेरा व्यू 4 से 5 दिन मैक्सिमम, उससे पहले अगर 134 135 के आसपास आ जाता है तो एक बार आप एग्जिट करके जाइए, अगर आपका स्विंग ट्रेड का पोजीशन बन रहा है तो चलिए। करंट जोन से बैंक ऑफ इंडिया बाय करके जाइए। 127.60 का टारगेट पहला, 129 यानी 1.5 रुपए ऊपर यहाँ पे, और 134 दूसरा। लेकिन प्रदीप जी ज़्यादा आश्वस्त हैं इस पर कि आप 134 के लक्ष्य पर न सिर्फ नज़र रखिए, बल्कि अगर लंबा नज़रिया है तो यहाँ पर और बड़े टारगेट निकल के आ रहे हैं। लेकिन हाँ, अगले 2-4 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए यहाँ पर 134 रुपये तक के टारगेट निकल के आ सकते हैं। तो 6-7 रुपये के ऊपर के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह। बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों में शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक ऑफ इंडिया उतना तेज नहीं था, लेकिन अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। 4.25% के आसपास की तेज़ी, 127.80 का लेवल यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़िए। 134 रुपये तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट जो है वो 129 का दिया गया था, लेकिन आश्वासन और भरोसा यहाँ पर काफ़ी लंबे लक्ष्य का यहाँ पर प्रदीप जी को दिखाई दे रहा है। तो नज़र बना के रखिए बैंक ऑफ इंडिया पे। जैसे यहाँ पर कोई और तेज़ी आएगी या फिर लक्ष्य और स्टॉप लॉस में कोई परिवर्तन हमारे एक्सपर्ट करना चाहेंगे तो हम तुरंत जो है स्क्रीन पर लेकर के आएंगे आपके लिए इसको एक बार फिर से। लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ पे नज़र रखिए। चलिए, इस बीच जो है ये टिप्पणी यहाँ पर निकल के आती हुई, और मेरा सवाल डिक्सन को लेकर के था प्रदीप जी से। अब 127.90 के आसपास आ गया है। लेकिन हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं, अविनाश गोरक्षकर जी। अविनाश सर, बहुत बहुत स्वागत आपका सर आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपको, परिवार को और आपकी पूरी टीम को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये दिवाली हम सब के लिए काफ़ी शुभ रहे, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सबका पोर्टफोलियो और सबके पास माँ लक्ष्मी की कृपा बरकरार रहे। इसी कामना के साथ फिर बाजार पे आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? विपुल, पहले तो आपको दिवाली, आपके पूरे टीम को हैप्पी दिवाली, और प्रदीप जी आपको भी हैप्पी दिवाली। लग तो रहा है कि बाजार इस समय बहुत अच्छे मूड में है, और जिस तरह से बाइंग हो रही है गोल्ड ज्वेलरी में, गाड़ियों में, तो लग तो रहा है कि सेंटिमेंट बदल रहा है। तो इस साल होपफुली बाजार सबको अच्छा कमा के देगा, तो यही मेरी विशेष रहेगी। रही बात मार्केट के ऊपर, तो देखिए मुझे लगता है कि मार्केट में अभी जो Q2 के नंबर्स आ गए, इसमें एक बात तो क्लियरली विजिबल है कि नंबर्स पहले क्वार्टर से काफी अच्छे हैं, और तीसरी तिमाही जो अक्टूबर टू दिसंबर की आएगी उसमें तो आपको पूरा जीएसटी का कटौती का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो रही बात ऑटो कंपोनेंट्स, उसके बाद कैपिटल गुड्स, फिर उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ज्वेलरी, उसके बाद जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सेक्टर्स है जैसे सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, वहां पे हमको लगता है कि अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि देखिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में अभी भी थोड़ा क्लैरिटी नहीं है। आईटी में नंबर्स मिले जुले हैं, एक दो कंपनीज ने अच्छे नंबर दिखाए, लेकिन मेरे ख्याल से डोमेस्टिक सेक्टर्स पे और थीम्स पे निवेशकों को फोकस करना चाहिए। और कहीं ना कहीं देखिए स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए, क्योंकि इंडेक्स तो 50 शेयर का या 30 शेयर का एक इंडेक्स होता है। ब्रॉडर मार्केट में मुझे लगता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज विपुल मिलेगी, और आपको सोच समझ के पैसा लगाना है, और अच्छा मुझे लगता है इस साल आपकी कमाई होने की पॉसिबिलिटी रही। चलिए सर, आपके मुंह में घी शक्कर, और ये लोगों के मतलब अच्छी कमाई होती रही, इससे अच्छी क्या बात है। और इसी के साथ हम सर जिस थीम पे बातचीत कर रहे हैं सर, आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। तो मेरा सवाल प्रदीप जी आपसे था डिक्सन को लेकर के, उस पर बात आपसे करना चाहेंगे। और अगला प्रश्न जो वो होगा सर के साथ IDFC फर्स्ट बैंक, एक और बैंक जो कि आज ट्रेंड में है। तो सर आप उस पर बारे में आप बताइएगा, लेकिन पहले जरा डिक्सन में बात कर लेते हैं। जी प्रदीप जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अविनाश सर को भी नमस्कार, और उनको भी दीपावली का बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं, उनको एंड उनके परिवार को। एंड देखिए डिक्सन में सर जिस तरीके का रैली यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है लास्ट, आप देखेंगे 2-3 साल में कंटिन्यू ऑलरेडी हुआ है, मुझे लगता है कि कंटिन्यू और भी फ्यूचर में भी होने वाला है। अभी 16,000 ऑलमोस्ट 372 के आसपास का प्राइस चल रहा है। एक बार एक डीप नीचे पेंडिंग है, वो डीप के लिए मुझे लगता है कि टेक्निकल के आधार पे देखा जाए तो 14,700 14,500 मुझे लगता है कि एक बार ऑन द वे। अब वहाँ पे ये जो नीचे आना चाहिए, वो आने के बाद फिर से यहाँ पे एक बार आप 20,000 एंड अबव भी आते हुए दिखेंगे। कुछ दिन पहले रिजल्ट भी आया था, लास्ट क्वार्टर का जब रिजल्ट आया था तब बहुत सारे ब्रोकर हाउस ने इसको जो डाउनग्रेड किया था। उसके बाद हमने देखा कि फिर से ये ऊपर आ गया था। सो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है, डबल टॉप फॉर्मेशन है, और नीचे अभी भी बेस बना नहीं है। तो मुझे लगता है कि फॉलो अप बाइंग यहाँ पे आना बाकी है। तो 14,500 14,700 ऑन द वे। एक बार वहाँ के बाद मुझे लगता है कि फिर से 20,000 एंड अबव जाने के लिए रेडी है। ठीक,
चलिए तो अगली कंपनी की जो है अविनाश सर के पास चलते हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बैंकों में आज अच्छी तेज़ी है, थोड़ा सा आईसीआईसीआई बैंक प्रेशर में है, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के आपका व्यू क्या है? काफ़ी लोग हाई लेवल पे फंसे हुए हैं, हमारे पास लगातार टिप्पणियाँ, लोगों की सवाल जो है वो आते रहते हैं, आपकी सलाह क्या रहेगी सर आईडीएफसी को लेकर के? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, अगर आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिया है, कम से कम 12-15 महीना, तो कहीं ना कहीं देखिए जो माइक्रो फाइनेंस का बुक था वो आईडीएफसी फर्स्ट के लिए थोड़ा सा दिक्कत भरा था, और इसीलिए इनका जो लोन बुक ग्रोथ था वो काफी ठीक नहीं आ रहा था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी सारा जो प्रोविजनिंग है वो ऑलरेडी बैंक ने किया है, और होपफुली जो तीसरी तिमाही होगी विपुल, वहां पे एक अच्छा बढ़त मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। देखिए, ये बैंक की खासियत है कि वो एमएसएमई और एसएमई जैसे छोटे सेगमेंट्स के जो कॉर्पोरेट्स है वहां पे ज्यादा एक्टिव है, और यहीं से मुझे लगता है कि ज्यादा ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि एसएमई सभी को पता है कि इंडिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है तीसरी तिमाही का रिजल्ट अगर एक बार ठीक ठाक आता है तो इसमें डेफिनेटली आपको 84-85 के इनिशियल लेवल्स मिलेंगे, बट डेफिनेटली 75 का एक लेवल जो है वहां पे मुझे लगता है कि स्टॉक स्टेबल हो चुका है, और यहाँ से डेफिनेटली अगर किसी को लंबी अवधि के लिए खरीदना है तो एक अच्छा मौका है जी। चलिए तो इस बीच जो है आपको बता दें कि करीब 30 साल के अनुभव के बाद अविनाश सर ने जो है अपना काम शुरू किया है, और अविनाश मेंटर रिसर्च के नाम से सर ने अपना कामकाज शुरू किया है। अभी थोड़ी देर में नीचे आप देख भी सकते हैं, तो अविनाश सर से अगर आप संपर्क करना चाहें, उनसे उनकी सेवाएं लेना चाहें तो वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं, और थोड़ी देर में अभी जो है नाम के आगे डेजिग्नेशन सर की आ जाएगी। चलिए इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं और चल करके ज़रा प्रदीप जी से पूछते हैं पॉलीकैब के बारे में। प्रदीप जी, पॉलीकैब के बारे में जानना चाहेंगे, बहुत लोगों को सवाल भी रहते हैं, इस पर हम लोगों ने काफ़ी बात भी पहले की हुई है। ये जो हम लोग बातचीत लगातार कर रहे हैं कि डिमांड वाली बात, ये सेक्टर भी उसी में आता है सर। पॉलीकैब पे व्यू क्या है सर, अभी क्या करना चाहेंगे, और करंट लेवल पे जिनके पास है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल जी, देखिए डबोल्टा फॉर्मेशन है चार्ट में, और उसके बाद ब्रेकआउट है, मुझे लगता है कि कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। ऑलमोस्ट 8400 8500 इमीडिएट लेवल पे जाने के लिए रेडी है। आप एक महीना मैक्सिमम आपको वेट करना हो सकता है, तो अभी तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न बिल्ड हुआ है, और नीचे से एकदम बेस भी बढ़िया बिल्डिंग हुआ है, तो यहाँ पे फॉलो अप बाइंग और भी आना है, तो बिल्कुल बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ये बात यहाँ पर पॉलीकैब को लेकर के निकल के आ रही है, और इस बीच जो है अगली कंपनी के बारे में ये देखिए सर की जो है अब नई डेजिग्नेशन जो है वो अविनाश मेंटर रिसर्च जो है वो है सर, उसके प्रमोटर भी हैं, उसके फाउंडर भी हैं, तो वहाँ पे आप लोग निगाहें रखिए। और इस बीच बात कर लेते हैं सर, डिक्सन पे बात हो गई ना सर? हाँ जी हो गया। हाँ, डिक्सन पे बात हो गई है। डिक्सन भी एक और ऐसा शेयर जो कि आज काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आज जिस शेयर में मोमेंटम काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है टायर कंपनियों को लेकर के, अभी हम लोगों ने जेके टायर पे थोड़ी देर पहले बात की थी, लेकिन वो शायद हम लोगों ने इस थीम के अंदर नहीं की। सर टायर कंपनियों पे आपका फेवरेट काउंटर कौन सा होगा अविनाश सर? और सीएट पे आप जरा व्यू, सीएट और जेके टायर पे आप भी अपना व्यू दीजिएगा प्रदीप जी, और ओवरऑल टायर सेक्टर पे मैं अविनाश सर का व्यू जानना चाहूँगा, क्योंकि आज के ट्रेंड में शामिल है। अविनाश सर आपका व्यू क्या है सर? देखिए, मुझे लगता है कि सीएट के जो नंबर्स आ गए हैं Q2 के, बहुत ही दमदार नंबर आ गए हैं जो मार्केट्स को भी पसंद आ गए हैं। और रही बात ओवरऑल आउटलुक की, तो देखिए ऑटो सेक्टर में अगर तेजी आती है, अगर आपने देखा होगा कि धनतेरस के दिन पे मारुति ने कहा है कि कम से कम 50,000 गाड़ियों की डिलीवरी उन्होंने की है, हुंडई ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, तो जैसे जैसे ऑटोमोटिव सेक्टर में व्हीकल सेल्स बढ़ेंगी तो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट इनके ओईएम सेल्स पे आएगा। और टायर्स तो डेफिनेटली, वेदर गाड़ी इलेक्ट्रिक हो या गाड़ी पेट्रोल या डीजल की हो, टायर्स की जरूरत तो लगेगी। तो मेरे ख्याल से टायर सेक्टर में हमको लगता है एक अच्छी बात जो हुई है कि नेचुरल रबर का जो प्राइस है प्लस जो कार्बन ब्लैक के जो प्राइसेस है, जो काफी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स होते हैं टायर कंपनीज के लिए, वहां पे कटौती देखने को मिली है, थोड़ा सा रबर प्राइसेस भी सॉफ्ट है, तो इसका भी फायदा कंपनीज को मिला है। और मुझे लगता है कि देखिए सीएट जिस प्रकार से टू व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर कार्स में पोजिशनड है, दूसरा एक विकल्प जो है वो अपोलो टायर है जो कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर कार्स का काफी अच्छा एक्सपोजर रखता है, तो ये भी एक स्टॉक आपको देखना चाहिए। मेरे ख्याल से ओवरऑल अगले 6 से 12 महीने के लिए जो आउटलुक है टायर कंपनीज के लिए काफी बेहतरीन और पॉजिटिव लगता है। चलिए तो काफ़ी पॉजिटिव लगता है यहाँ पर।
टायर कंपनियों का आउटलुक। और मैं जरा चार्ट तो बात हो गई फंडामेंटल की, चार्ट्स पे जरा प्रदीप जी की राय ले लेते हैं। प्रदीप सर बताइए जरा क्या दिखाई दे रहा है और कहाँ पर किसी टायर कंपनी में दम जेके टायर सीएट में कहीं लग रहा है कि अभी फ्रेश बाई की गुंजाइश है? विपुल सर देखिए, C8 में तो ऑलरेडी 7-8% तो ऑलरेडी ऊपर हो चुका है, तो थोड़ा मुझे महंगा लग रहा है। बाकी देखिए अभी भी रैली आना पॉसिबल है, क्योंकि ये थीम अभी चलने बस स्टार्ट ही हुआ है, चलने लगा है। सो कहीं ना कहीं देखा जाए जेके टायर अभी भी ऊपर नहीं है, अभी भी 6-7% ऊपर है, फिर भी मुझे लगता है कि टॉप से अभी भी नीचे है। तो जेके टायर में भी पोटेंशियल है, C8 में भी पोटेंशियल है। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आज सुबह ही ना हमने हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं सबको एपोलो टायर्स का कॉल दिया था, तो ये कॉल अभी रनिंग है। तो मुझे लगता है कि एपोलो टायर्स में अभी भी मोमेंटम बहुत बाकी है। और एपोलो टायर्स बहुत टाइम से 500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा था, तो आज 500 के ऊपर सस्टेन भी करने लगा है। तो मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई ऑन द वे। तो तीनों स्टॉक्स में एपोलो टायर भी बढ़िया लग रहा है, जेके टायर भी बहुत बढ़िया लग रहा है जी। तो ये कुछ हमारे दर्शकों को भी दिया कीजिए सर, सब चीज़ें आप मतलब जो है क्लाइंट को ही दे देते हैं। चलिए, इस बीच बहुत सारी टिप्पणियाँ आ रही हैं दिवाली की शुभकामनाएं की। शिवजी त्रिपाठी जी कह रहे हैं पूरी बोनस टीम को, ये देखिए इस बीच टारगेट ही भी हिट हो गया, मतलब और क्या चाहिए। दिवाली के दिन मुनाफा मतलब जो है बनता हुआ दिखाई दे दे। दूसरी कॉल जो है अभी भी एक्टिव है 134 के टारगेट के लिए। 129 का पहला टारगेट पूरा हो चुका है, 134 का लक्ष्य भेदने के लिए आगे बढ़ चुका है। होल्ड करके ना रखें ना सर अभी। बिल्कुल बिल्कुल विपुल जी, बहुत ही बढ़िया ट्रेंड है। और मैंने इसीलिए बताया कि आपने एक स्टॉप लॉस तो लगाया, लेकिन आप थोड़ा टारगेट को आज थोड़ा छोटा करके लीजिए, क्योंकि दिवाली है। अब 129 एंड सेकंड मुझे लगता है कि 134 भी 1-2 दिन में मैक्सिमम पॉसिबल है, आज दोपहर तक भी पॉसिबल है जिस तरीके का ट्रेंड है। अभी बैंक ऑफ इंडिया उतना भागा नहीं कंपेयर टू अदर्स सिमिलर स्पेस से, जितने भी बैंक से सब भाग रहा है। तो मुझे लगता है कि 134 ऑन द वे। हाँ, तो मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है दिवाली मनानी है, 1-2 रुपये में संतुष्ट हो जा रहे हैं, प्रॉफिट थोड़ा बुक करते रहिए। पटाखे वटाखे लाने हो तो 2-4 दिन रख सकते हैं, दिवाली के बाद भी रखना चाहते हैं तो 134 तक के टारगेट का वेट कीजिए, अपने सहूलियत के हिसाब से रणनीति तय कीजिए। 129 का लेवल भेद करके अब 134 की तरफ बढ़ता हुआ बैंक ऑफ इंडिया। शिवजी त्रिपाठी कह रहे हैं पूरी बोनस टीम को दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग इसी प्रकार दिनों दिन अपनी ख्याति बढ़ाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया शिव जी इतनी अच्छी टिप्पणी के लिए। रोहन गहलोत जी कह रहे हैं दिवाली की शुभकामनाएं। बहुत सारे लोगों की टिप्पणियाँ आ रही हैं दिवाली की शुभकामनाओं की, सभी को हो सकता है हम ना पढ़ पाएँ, लेकिन हाथ जोड़ के अभिनंदन आप लोगों का कि आप लोग इतनी अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ कर रहे हैं और लगातार शुभकामनाएं दे रहे हैं। आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी रहे, यही हमारी कामना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले शेयर की बात करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर अगला ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन सा है जो किसी खबर की वजह से आज ट्रेंड में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें सर इसमें दोनों की राय ले लेते हैं, चूँकि अब दिवाली का आज है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा सा शौक भी करते हैं, तो अब आने वाले समय में नवरात्रि वगैरह सब बीत गए हैं। रेडिको खैतान आज मोमेंटम में है। अविनाश सर बताइए क्या किया जाए, तो इसको अगर दिवाली के बाद के लिए मतलब शेयर खरीदें, प्रोडक्ट खरीदें, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी रेडिको खैतान पे? 4% से ज़्यादा की तेज़ी है। नहीं विपुल, मुझे लगता है कि नॉर्मली जो अक्टूबर टू दिसंबर का क्वार्टर रहता है वहां पे तो ये सीजन होता है लिकर और लिकर पीने वालों के लिए, तो सेकंड हाफ तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और जिस प्रकार से इन्होंने अपनी ब्रांड बनाई है, जिस प्रकार से इनका ज्योग्राफिकल नेटवर्क है, मुझे लगता है कि लिकर कंपनीज में आपको बहुत बेहतरीन नंबर देखने को मिलेगी। इनफैक्ट एक छोटी कंपनी है जेएम ब्रेवरीज जो कंट्री लिकर बनाती है, सर इसके नंबर आपने अगर Q2 को देखे होंगे ना तो बहुत ही दमदार नंबर आ गए। तो ये एक ट्रेंड आपको दिखला सकता है कि इस सेक्टर में जो बड़ी कंपनीज है जैसे रेडिको हो गया, यूनाइटेड स्पिरिट्स हो गया, इसमें नंबर्स Q2 के बहुत ही बेहतरीन आ गए, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा हो गया है, प्राइसिंग भी अच्छा हो गया है। और अक्टूबर टू मार्च का जो समय होता है, स्पेसिफिकली अक्टूबर टू दिसंबर, ये इनका पीक सीजन होता है जो जब ज्यादा बिक्री होती। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करें, अगर कोई थोड़ा बहुत गिरावट मिलता है तो खरीदने का मौका समझ लीजिए, क्योंकि अगले 6-12 महीने का आउटलुक हमको लगता है काफी पॉजिटिव है सारे लिकर कंपनीज के लिए, इंक्लूडिंग रेडिको। पॉजिटिव है आउटलुक लंबे टाइम समय के लिए। सर इमीडिएट के लिए क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? प्रदीप जी जरा चार्ट पे क्या कह रहा है ये भी बता दीजिए हमको, और ताकि और सर मतलब आप भी यही बताइए कि मतलब शेयर पे फोकस रखें या प्रोडक्ट पे? सर जेएम ब्रेवरीज बताया आपने, राइट? हाँ, एक तो इस पे बहुत सवाल भी है क्योंकि शायद आपकी कॉल भी थी पहले। मेरा कॉल भी था 4 से 5 दिन पहले और 20% चला है। हाँ,
और और इस मुझे पे लगता है सर दोनों पे लेवल्स बता दीजिए, अभी जो लोग छोटी अवधि का नज़रिया रखते हैं। लॉन्ग टर्म में तो अविनाश सर ने बताया यहाँ पर, छोटे शॉर्ट टर्म में क्या कुछ चार्ट पे कुछ गतिविधि दिखाई दे रही है और अपसाइड है, या प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या जो लोग मुझे फ्रेश खरीदना चाह रहे हैं तो क्या करें? मुझे लगता है कि फ्रेश अभी बाई नहीं करना चाहिए लॉन्ग टर्म में, जैसे कि अविनाश जी ने बताया, मैं फुल एग्री करता हूँ इससे। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि नेक्स्ट 4-5 दिन 10 दिन में एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। एक बार 1050 1040 के आसपास 1040 मुझे लगता है कि एक बार करेक्शन पॉसिबल है, वहां पे आपको फिर से एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना चाहिए, बाइंग स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपने बाई किया था तो एक बार आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जी सर। और एक स्टॉक आपने बताया, राइट? सर रेडिको खेतान। रेडी को खेतान, ओके। सर पर्टिकुलर ये स्टॉक भी बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में बहुत ऊपर आ चुका है, आज भी ऊपर है। मुझे लगता है कि यही कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा डीप के लिए वेट कीजिए। 3150 3180 के आसपास मिलता है तो एक बार आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट कीजिए। एंड ओवरऑल स्पेस को मैं बहुत ही पसंद करता हूँ, चार्ट में ओनली फॉर, वास्तव रियलिटी में नहीं। तो बाकी होल्ड करने का सलाह रहेगा। इतना संकोच क्यों कर रहे हैं प्रदीप जी आप? मतलब ठीक है, मतलब ये तो नहीं डर लग रहा आपको कहीं कि भाभी जी डांटेंगे आपको? होने वाली, मतलब भाभी जी है ही नहीं तो भाभी जी कहाँ से होने, आएंगे? आगे आके ध्यान नहीं दिया, होने वाली, होने वाली। सर इस बीच एक ब्रेकआउट आया, पहले मैं नाम बता देता हाँ हूँ। ठीक है, ठीक है, देखिए बताइए। कंपनी का नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अभी बैंक ऑफ इंडिया के बाद मुझे लगता है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी भागा नहीं है, ये भी सर दौड़ने के लिए अभी रेडी है। 141.50 के आसपास है, बस व्यू थोड़ा 1 2 दिन 3 दिन वाला रखिए। तो मुझे लगता है कि 150 ऑन द वे, 150 के लिए, 150 टारगेट के लिए करंट जोन से बाय करके चलिए, और एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके जाइए 135.50 के आसपास। 150 इसका पहला टारगेट रहेगा, उसके बाद भी मुझे लगता है कि 165 एंड ऑल टाइम हाई ऑन द वे। बट एक बार ना आप 150 155 के आसपास टारगेट के लिए करंट जोन से बाय करके जाइए। चलिए, तो यहाँ पर 150 151 का लक्ष्य पहला रखा गया है, और स्टॉप लॉस रखिए 135 रुपये 50 पैसे का, जो आपकी स्क्रीन पर है। आपको यहाँ पर 141 रुपये 50 पैसे का लेवल देखने को मिल रहा है, और यहाँ से 8-9 रुपये के ऊपर के अपसाइड दिए जा रहे हैं। 2-4 दिन का नज़रिया है, तो अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ कर सकते हैं। दिन बैंक्स का है तो बैंकों पर ही रखिए फोकस। 141.50 55 के आसपास, 151 पहला लक्ष्य, 135.50 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाइए। और अब अगर यहाँ पर कुछ अनयूजुअल मूव आता है, या फिर हमारे एक्सपर्ट जो है कुछ इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं स्टॉप लॉस टारगेट में, तो हम दोबारा आपकी स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। अभी आप नोट डाउन कर लीजिए स्टॉप लॉस और टारगेट का। और हाँ, स्टॉप लॉस का ध्यान अवश्य रखें। बाजार जो है हाई के नज़दीक पहुंचा हुआ है, गैप ओपनिंग मिली है, ऐसे में स्टॉप लॉस ही आपकी पूंजी की रक्षा करता है, उसका ध्यान अवश्य रखें। तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई, और इसी के साथ इस सेगमेंट को हम समाप्त करें और अगले सेगमेंट का रुख करें। एक आध शेयर शायद मैं सोचा था कि अगर और राय ले लेते तो उसके बाद जो है आरबीएल बैंक रह गया। सर ज़रा आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे यहाँ पर। एक अविनाश सर, ज़रा आरबीएल बैंक भी देख लीजिए सर। आज चूँकि सारा का सारा बैंकों का ही खेल है, और 7.25% ऊपर 321 का लेवल देखने को मिल रहा है। ये मतलब काफ़ी लोगों के लिए थोड़ी राहत की बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर काफ़ी लोगों के सवाल रहते हैं, लेकिन शेयर नहीं चल रहा था। अब एक महीने में 19% का रिटर्न, कैसे देख रहे हैं सर आरबीएल बैंक को? नहीं, बिल्कुल। देखिए, कल नतीजों के साथ जो डिसीजन आ गया है कि एमिरेट्स बैंक इसमें 60% स्टेक खरीदेगा। अभी तो इसमें ओपन ऑफर भी आएगा, और मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को एक अच्छी बात लगी है कि एमिरेट्स की एक बड़ी बैंक ने इंडियन बैंक में इक्विटी में पैसा डाला है। तो इसका मतलब है कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर के ऊपर तो उनका व्यू पॉजिटिव है ही। मुझे लगता है कि देखिए, ओपन ऑफर आते आते और भी थोड़ी बढ़त हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं 60% उन्होंने लिया है। अभी जो बाकी के 10-12% उनको लेना है, मेरे ख्याल से उसके लिए भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो उन्होंने ऑफर प्राइस 280 का दिया है, अगर डिमांड बहुत अच्छी रहती है तो शायद इनको थोड़ा सा प्राइस में रिवीजन भी करने को मिले। लेकिन ये पॉसिबिलिटीज है, ऐसा नहीं कि ये होगा। बट ऑब्वियसली आने वाले 6 से 12 महीने के बाद जो मैनेजमेंट टीम आएगी, नई स्ट्रेटेजी आएगी, ये मार्केट्स बहुत कीनली वॉच करेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से ये टेक ओवर होते होते कम से कम 3-4 महीने जरूर लगेंगे। और उसके बाद जब नई मैनेजमेंट टीम आएगी, उसका क्या स्ट्रेटेजी और विजन रहेगा, वो मार्केट्स अवेट करेंगी। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, और मुझे लग रहा है कि नजरिया अगर आपका 1-1.5 साल का है तो नया ग्रोथ फेज इस बैंक के लिए चालू हो गया, तो इसमें डेफिनेटली निवेशित रहिए।